हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने HPJBT टैट के बैच को शुरू किया है। कोई भी बच्चा बैच को ज्वाइनिंग करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स आपने पूछना है वो सब आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में भी कोई बार रिलेशंस के बारे में बात कर दी जाती है। तो इंटेलिजेंस में जो हम आज पढ़ेंगे वो इसकी मीनिंग हो गया, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स और आईक्यू, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इवन की मीनिंग और डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। टाइप्स के रिगार्डिंग आते हैं, फैक्टर्स के रिगार्डिंग आते हैं और आईक्यू से तो हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही है। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है और कई बार आपसे फार्मूला लगा के किसी की मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग और डेफिनेशन। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर हमारे को टैट की प्रेपरेशन के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो आप सभी को पता है, ये किसी पर्सन की क्षमता है कि आखिर वो किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, कितना वो किस चीज़ को समझ पा रहा है, कितना वो उसको इजीली लर्न कर पा रहा है, कितनी उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ प्रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो इंटेलिजेंस है वो एक शक्ति है जिससे कि हम पता चलता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, किस तरीके से लर्न कर पा रहे हैं और किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस का मतलब होता है सिर्फ। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू यूज़ मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है हमारी जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज बोले तो ज्ञान का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, रीजनिंग का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं, जजमेंट्स का यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब भी हम किसी चीज़ का कार्य करते हैं अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो इंटेलिजेंस के अंडर आता है। इंटेलिजेंस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बोलेंगे जिसके थ्रू हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हमारी ये होती है जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वैसी प्रॉब्लम हम पहले फंस चुके होते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस जब हम काम करने में लाएंगे तो उसे हम बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो इंटेलिजेंस है वो 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। थॉर्नडाइक ने हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज बताई है इंटेलिजेंस की। ए है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 2 है हमारे पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस और नंबर 3 है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो वो इंटेलिजेंस ऐसी एबिलिटी है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसमें कि हम अंडरस्टैंड और मैनेज करते हैं आइडियाज़ को। आपसे बेसिकली यहाँ से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक तो इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। या फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ना 3 टाइप्स दे दे और पूछे जाए कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। तो आपने ये याद रखना है सिर्फ कि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 तरह की बुद्धि होती है और वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कर दी है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस आखिर क्या होती है। तो जो ये मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि टू क्लीन, टू अंडरस्टैंड और मैनेज थिंग्स। इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जो पर्सन है वो थिंग्स को मैनेज करना सीख जाता है, किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है, किस तरीके से किस चीज़ को समझना है, ये यहाँ पे मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जो इंसान होता है वो ये मैनेज करना सीख जाता है कि आखिर उसे समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, क्योंकि
हर एक आपको पता है समाज में मैन एंड वुमेन्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, वो समझ आता है। आखिर सोशली किस तरीके से रहना है, तो सोशल इंटेलिजेंस ये वाली इंटेलिजेंस है हमारी। बट यहाँ से इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बस आपको जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए सबसे पहले वो याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस की मीनिंग और डेफिनेशन और टाइप्स की बात कर दी है। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स और थ्योरीज बोले तो बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंस की 4 मेन थ्योरीज है जिसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी ये थ्योरीज है ये हमारे पास है सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है हमारे पास सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था, This theory claimed that intelligence is one power or energy which affect all the activity of the individual। तो इनका मानना था कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी में उसमें बताया गया है जो एनर्जी है, जो पावर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है। जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ सिंगल यूनिट है जो कि हमारी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और इट्स जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट अनेबल अस टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इनका कहना था सिर्फ पर्सन के अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है जो कि पर्सन को हेल्प करती है उसके सक्सेस में, हर एक स्फीयर में, हर एक लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे पास और जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यूनिफैक्टर है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस की जो मेन 4 थ्योरीज है उनके अंडर कौन सी थ्योरीज नहीं है। तो आपके पास 3 थ्योरीज बताई होगी और जो 4th थ्योरी होगी वो गलत दी होगी। यही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड थ्योरी के बारे में जो कि हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आखिर किसने दी है। तो ये हमारे दिए स्पेयरमैन ने। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखना और इसको स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने दिया था जी और एस फैक्टर। तो जी रेफर्स टू द जनरल इंटेलिजेंस और एस रेफर टू द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका मानना था कि जो पर्सन की इंटेलिजेंस होती है वो 2 तरह की होती है, एक जनरल फैक्टर होती है और एक स्पेशल फैक्टर होती है। जनरल की बात करें तो ये हमारी वो वाली फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है। जी फैक्टर हर एक के अंडर होते हैं, हर एक पर्सन में जी फैक्टर्स होते हैं। पर इनका मानना था जो एस फैक्टर होते हैं वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। एस का बोलते स्पेशल फैक्टर, कई पर्सन किसी चीज़ में स्पेशल होते हैं, कोई चीज़ करने में अच्छे होते हैं, तो वो हमारा एस फैक्टर है। जनरल फैक्टर हर एक के अंदर होता है, ये इनका मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से एक तो आपसे 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया ये पूछा जाएगा, दूसरा ये पूछा जाएगा कि इस थ्योरी के अंदर क्या था। तो इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। तो पूछा जाएगा जो जी फैक्टर उसका मतलब क्या है। जी फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर। तो जो जी फैक्टर है इट इज़ अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जो जी फैक्टर है वो हर एक के अंदर होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर होते ही होते हैं और ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है हर एक पर्सन की, ठीक है। दूसरी बात करें इट इज़ अ जनरल मेंटल एनर्जी, ये एक मेंटल एनर्जी होती है जी फैक्टर, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट, और जो जी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी ये आपका सेम रहेगा, ये आपका बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है। जी फैक्टर्स की बात करें तो हम द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जो हमारा जी फैक्टर है ये डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में, सेम नहीं होगा क्योंकि जनरल फैक्टर्स हर एक के अंदर होके हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, पर अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग तरह के जी फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और जो हमारे जी फैक्टर्स है ये हमारे को हेल्प करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की एक्टिविटी, हर डेली लाइफ में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करना है तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि तो जी फैक्टर आपका ऐसा फैक्टर है जो आपका डेली लाइफ में काम आता है। ग्रेटर द जी इज़ एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज सक्सेस इन लाइफ। जो जी फैक्टर है आपके लाइफ में सक्सेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूछते जाएगा, या पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है क्या वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, ये क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा। और जो लाइफ में सक्सेस के लिए जी फैक्टर का हेल्पफुल होता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। और पूछा जाएगा जो जी फैक्टर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है वो एक
ऑप्शन दे देंगे कांस्टेंट होता है, कई जगह दे देंगे नहीं होता है कांस्टेंट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जी फैक्टर क्या इनबॉर्न एबिलिटी है, तो जो जी फैक्टर है वो हमारी इनबॉर्न एबिलिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर के बारे में। तो इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। जो एस फैक्टर है इसको हम लर्न भी कर सकते हैं या अर्जित भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फैक्टर है ना। अब बच्चा चेस में अगर परफेक्ट बनेगा तो उसको लर्न या एक्वायर्ड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। एस फैक्टर एक स्पेशल फैक्टर है, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा बन रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, तो वो हमारा एस फैक्टर के अंडर आता है। अगर कोई बच्चा खो खो खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, डेक्लेमेशन बोल रहा है या पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो वो बचपन से थोड़ी नहीं है, उसे थोड़ा एक्वायर करना पड़ा, उसे लर्न करना पड़ा। अब ऐसे थोड़ी कि किसी पर्सन को आप कुछ भी दे दोगे, चेस खेलने को दे दोगे और वो पहली बारी में खेल देगा, तो उसको एक्वायर करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो ये हमारा एस फैक्टर है और इट वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। और जो एस फैक्टर है वो वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर होता है। जो बच्चा चेस में है तो ज़रूरी थोड़ी वो कैरम में भी परफेक्ट होगा या कबड्डी में या खो खो में, तो उसको हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर को एक्वायर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, हर एक पर्सन में जो अमाउंट होता है एस फैक्टर का वो अलग होगा ना। हर एक का जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्पेशल फैक्टर का अमाउंट है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या हम एस फैक्टर को लर्न और एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या एस फैक्टर वेरी करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। बिल्कुल करता है, एक ही इंडिविजुअल में बल्कि ये वेरीज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड थ्योरी, जो कि हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, और ये दी है हमारे को थॉर्नडाइक ने। और इन ये जो थ्योरी है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये सिर्फ इतना आएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दी है। और हम इसके सबसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता जा रहे हैं। और इस थ्योरी में क्या था कि जो थॉर्नडाइक थे वो इसके अगेंस्ट थे, कि उनका मानना था कि जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करी वो नहीं होते हैं, हर एक में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। हर एक जैसे तरह का आप स्पेसिफिक स्टिमुलस दोगे तो स्पेसिफिक ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उनका ये मानना था। और इनका कहना था कि किसी भी पर्सन में कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, कोई भी पर्सन बचपन से लेकर इंटेलिजेंस लेके नहीं आता, कोई सी भी पर्सन में इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था कि जो कि स्पीयरमैन के ऑपोजिशन में था, ऑपोजिट बात करता था, तो वो हमारे थॉर्नडाइक थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ये कहता है कि किसी भी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये भी थॉर्नडाइक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी आखिर किसकी है, तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये भी आपने याद रखना है। और अब बात करते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट मेन थ्योरी हमारी इंटेलिजेंस की, तो ये थी हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि हमारे को थर्स्टन ने दी थी। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये हमारी थर्स्टन ने दी थी। और ये बन जाएगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आखिर वो किसकी थ्योरी है, वो हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखना। और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत आपको बता लेते हैं। जो थर्स्टन का मानना था, तो ये कहते थे कि जो पर्सन होता है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, ना ही वो जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ना ही एस फैक्टर होते हैं। किसी भी पर्सन में ना जनरल फैक्टर होते हैं ना स्पेशल फैक्टर होते हैं। उनके ये मानते सिर्फ कि पर्सन के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि हेल्प करती है उसको उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हमारे पास प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी है, जो कि मैं आपको दिखा लूँगा, बट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते। आपको देखना होगा डिटेल में तो देख लेना, वरना यहीं से क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं कि आखिर इन्होंने किस बारे में बात की है। और इनका ये मानना था कि ना किसी पर्सन में एस फैक्टर होते हैं ना जी फैक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ऐसे कौन सा पर्सन था, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसका ये मानना था कि इंटेलिजेंस में ना तो जी फैक्टर होते हैं ना एस फैक्टर होते हैं, तो हमारे थर्स्टन थे। और जो थॉर्नडाइक थे उनका ये मानना था कि किसी भी पर्सन में जी फैक्टर्स नहीं होते। सिर्फ ये क्वेश्चंस बनते, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। और जो मैंने बात की थी ना अभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, तो ये थी हमारे पास, तो आप देख लेना, अगर आपको पढ़नी होगी तो पढ़ लेना, वरना यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपना गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आता है। जो आपका इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस से आता है और एक आपका आईक्यू टेस्ट से आता है और एक क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच के रिलेशनशिप। 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि हम आज की वीडियो में सब के सब सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो आखिर किसने दिया है। तो ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये चीज़ें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि आखिर किसने कौन सी थ्योरी दी है और किसने कौन-कौन से इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। तो बेसिकली जो गार्डनर है उन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात की है एक पर्सन की। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की बात की है वो है लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस। इसमें जो पर्सन होता है वो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सबसे बेस्ट होता है। वे ऑफ टॉकिंग उसका सबसे बेस्ट होता है। उसे पता होता है कि आखिर किस तरीके से किस चीज़ को बोलना है और किस तरीके से किस चीज़ को प्रोनाउंस करना है। और बेसिकली ये हमारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, पोइट्स हो गए, राइटर हो गए, नेटिव्स हो गए और ये जो पर्सन होता है ये डिबेट में सबसे बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस की बात की है वो है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल की बात करें तो ये जो पर्सन्स होते हैं ये मैथ्स में सबसे बेस्ट होते हैं। इनकी जो साइंटिफिक एबिलिटीज़ होती है, इनका जो लॉजिक्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इनकी रीजनिंग और कैलकुलेशन सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कोई पर्सन मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट है, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी साइंटिफिक एबिलिटी, जो साइंटिफिक पावर है वो सबसे बेस्ट है, तो वो पर्सन आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं कि एक पर्सन है वो बहुत अच्छा स्पीकर है, तो वो किसके अंडर आता है? तो हमारा लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस के अंडर आएगा। अगर कोई पर्सन हमारा साइंटिफिक और जो उसकी लॉजिकल है, रीजनिंग पावर है, सबसे बेस्ट है, तो वो हमारा लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस के अंडर आएगा। नेक्स्ट बात करें तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ये हमारी वो वाले इंटेलिजेंस हैं जिसमें कि बच्चा म्यूज़िक के लिए बहुत ही जुड़ा रहता है। जो म्यूज़िक है वो उसके लिए लाइफ है। तो अगर किसी से पूछा जाए कि कोई पर्सन है जो कि बहुत अच्छा सिंगर है, म्यूज़िक परफॉर्मर है, तो वो किसके अंडर आता है? तो वो हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो स्पेशल इंटेलिजेंस। ये ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें कि पर्सन की इमेजिनेशन पावर सबसे हाई होती है और ज़्यादातर जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मूर्तिकार के बारे में बात की जाती है। जो मूर्तिकार होता है उसका किस तरीके की इंटेलिजेंस होती है वो हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं। तो जिस भी पर्सन की इमेजिनेशन पावर हाई होती है वो इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो इंटेलिजेंस है हमारी वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको बॉडीली के बारे में पहले देखो पता लग रहा है। बॉडीली मतलब जिसका कंट्रोल ऑफ बॉडीली, जिसका अपनी बॉडी में गुड कंट्रोल होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, कोई डांसर होगा, कोई जिम पर्सन है जिसकी बॉडी फिटनेस सबसे बेस्ट है, वो इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। यहाँ पे बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इंटरपर्सनल क्या है और इंट्रापर्सनल क्या है। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये यहाँ पे जो पर्सन है वो टू नो अंतर, यहाँ पे जो पर्सन है वो अदर्स के बारे में, अदर पीपल्स के इमोशन मोटिव्स के बारे में जानता है, उनके प्रति उनकी भावनाएं होती है। ठीक है, जो इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल मतलब अदर्स पर्सन के बारे में, और इंट्रापर्सनल के बारे में होता है सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पे बंदा अपने बारे में अवेयर है, अपने इमोशंस के लिए, अपने बारे में सब कुछ उसे पता है कि किस तरीके से क्या है। तो जहाँ पे वो अपने बारे में समझता है, अपनी चीज़ को समझता है, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो हमारे इंट्रा है। और इंटरपर्सनल मतलब अदर्स पीपल के बारे में जहाँ पे वो जानता है। नेक्स्ट जो लास्ट इंटेलिजेंस है वो है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जिसमें कि बच्चे और पर्सन नेचर और सराउंडिंग के प्रति जागरूक है, उसे नेचर और अपनी सराउंडिंग के बारे में इंटेलिजेंस है। तो ये हमारे पास 8 इंटेलिजेंस है जिसमें कि रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई पर्सन है जिसको नेचर्स के बारे में जानकारी है तो वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा नेचुरलिस्ट के अंडर आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्सन है उसको सेल्फ अवेयर के बारे में पता है तो इंट्रापर्सनल। एक पर्सन है उसको अदर्स के बारे में पता होता है, और लोगों के बारे में पता है, और लोगों के बारे में जानकारी रखता है, उनके बारे में उनकी मतलब लाइफस्टाइल को समझता है, जानता है, तो वो हमारा इंटरपर्सनल के अंडर आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इससे, जो कि हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। और यहाँ से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये थ्योरी किसने दिया है, तो आपने ये भी याद रखना है गार्डनर की थ्योरी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू टेस्ट। यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है। आईक्यू टेस्ट होता है MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो फिजिकल एज भी बोल देते हैं क्रॉनिकल एज को। तो मेंटल एज कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आईक्यू का फार्मूला क्या है। तो आईक्यू का फार्मूला है
MA/CA याद रखना है आपको। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, कई बार फिजिकल एज भी दिया होता है, ये भी याद रखें ना, इनटू 100। तो कई बार फार्मूला पूछ दिया, तो कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि मेंटल एज निकालनी है बच्चे की, कई बार क्रॉनिकल एज। तो बस आपको क्या है, डिजिट को डालना है, बाकी फार्मूला अप्लाई करके और सॉल्व को कर लेना है एग्जाम में। तो आज की वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्रिएटिविटी से आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर है यस। और कई बार पूछा जाता है किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो वो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है, जब तक उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं होगी, उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं होगी, तो क्रिएटिव कैसे होगा। और एक बात यहाँ से और पूछी जाती है, जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है क्या वो एक दूसरे के पूरक है। तो ये बात सही है, जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है ये एक दूसरे के ना पूरक है, ये बात आपसे पूछी जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो ये बात आप याद रखना बेसिकली, क्योंकि आपको पता है जो क्रिएटिविटी है वो सृजनशील है, मतलब सृजनात्मक, किसी चीज़ को नई तरीके से बनाना, किसी चीज़ को न्यू तरीके से डेवलप करना। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये इमेजिनेटिव होती है, पर्पसफुल होती है, ओरिजिनल होती है, वैल्यूएबल होती है, और एबिलिटी होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें। ठीक है, साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थ्योरीज के बारे में, जहाँ से कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पियाजे की थ्योरी होगी, वाइगॉस्की की थ्योरी होगी, कोलबर्ग की थ्योरी होगी। ये कुछ ऐसी थ्योरीज है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे, क्योंकि ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी 4 थ्योरीज हैं इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। हर एक थ्योरी से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप सभी को पता है पियाजे ने हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया हुआ है। तो आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है आखिर वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आखिर किसने दी थी। तो ये हमारी दी थी पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जो कार्य किया था वो हमारे पियाजे ने किया था। इसके बाद जो बात करें तो जो एक पियाजे थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और साथ ही साथ इन्होंने रेडीनेस टू लर्न के बारे में कहा और साथ ही साथ जीन पियाजे का ये भी मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक छोटे साइंटिस्ट है, उन्हें करने दीजिए जो उनका मन कर रहा है, वो जिस तरीके से वो जिस कार्य को कर रहे हैं उनको मतलब फ्लेक्सिबल का दीजिए। आप उनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना लगाए, कोई भी पाबंदी ना लगाए, क्योंकि बच्चे जो है वो करके सीखते हैं। ये वाली बातें हमारे पियाजे ने कही थी कि हमें रोट मेमोरी को हटाना है और एक्सपेरिमेंट मेमोरी के ऊपर कार्य करना है, ताकि कि बच्चे जो है वो करके सीखे और उनकी जो मेमोरी है वो परमानेंट रहे। तो ये बात पियाजे ने कही थी हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे ने हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स दिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके पास कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि आखिर पियाजे ने कितने फैक्टर्स दिए हैं हमारे पास। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन चुका है कि आखिर कितने फैक्टर्स हमें पियाजे ने दिए। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए। और इन फैक्टर्स में ये भी पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर के ऊपर पियाजे ने सबसे कम कार्य किया है और सबसे कम स्ट्रेस दिया है। तो वो है हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो पियाजे ने हमारे पास जो 4 फैक्टर्स दिए वो है नंबर 1 मैच्योरेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 सोशल इंटरेक्शन, और नंबर 4 इक्विलिब्रेशन। मैच्योरेशन के जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होते रहता है। एक्सपीरियंस के बेस में वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। और सोशली इंटरेक्शन के ऊपर उन्होंने सबसे कम कार्य किया है, बट सोशल इंटरेक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट 4th फैक्टर जो है हमारा वो है इक्विलिब्रेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या है, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाता है, मतलब अंतर में जो आपकी लड़ाई चली, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे करके वो बच्चा क्या सॉल्व करता है और क्लियरिटी तक पहुंच जाता है, निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो ये था इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट बात करें अपना अडेप्टेशन के बारे में भी हमारे पास जीन पियाजे ने कहा हुआ है। तो अगर अडेप्टेशन की बात करें तो जीन पियाजे ने हमारे को अडेप्टेशन में कहा था कि बच्चों में एक ऐसी जन्मजात टेंडेंसी होती है कि वो अपने को किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके 2 पार्ट्स में बताया था, एक हमारे पास था अकोमोडेशन और एक था असेमिलेशन। तो अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन और असेमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात। तो बेसिकली जो अकोमोडेशन है वो एक मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है और असेमिलेशन सिर्फ एडिशन है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं स्कीमा। इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर एडिशन क्या है एंड मॉडिफिकेशन क्या है। स्कीमा की बात करें तो जो आप ये सर्कल देख रहे हो बड़ा, ये आपका ब्रेन है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पास स्कीम है। तो आपके दिमाग में क्या है, बहुत सी चीज़ें चली रहती है, बहुत अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी रहती है। तो जब हम बात करें कैट और डॉग के बारे में यहाँ पे, तो देखो बच्चे को हम बचपन में कहेंगे जो 4 टांग वाला है वो एक बिल्ली है। तो बच्चे के लिए हर एक 4 टांग वाला क्या है, बिल्ली ही है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुत्ता है, गाय है, जो मर्जी है, पर बच्चे के लिए वो सब के सब बिल्ली ही है। ये सिर्फ बच्चे में क्या है, अभी एडिशन हुई है बचपन में कि 4 टांग वाले क्या होते हैं, सब के सब बिल्ली होते हैं। ये बच्चे ने सीखा है अभी। तो ये चीज़ क्या है, ऐड। जब भी आपसे पूछा जाए असेमिलेशन क्या होता है, तो असेमिलेशन सिर्फ एडिशन होती है बच्चे के बिहेवियर में। अब बात करें मॉडिफिकेशन, तो धीरे धीरे करके क्या है, बच्चा मॉडिफाई करता है कि तब उसे पता लग जाता है कि 4 टांग वाले ना सिर्फ वो सिर्फ बिल्ली ही नहीं होते, बल्कि उनमें से कोई गाय भी हो सकती है, कोई डॉग भी हो सकता है, कोई बकरी हो सकती है, कोई शेर होता है। फिर उसने मॉडिफाई कर लिया, उसने एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि उसने देखा, चीज़ों को जाना, समझा, लर्निंग बाय डूइंग की कि आखिर अच्छा किस तरीके से जो 4 टांग वाले हैं वो सिर्फ बिल्ली के अंदर ही नहीं आते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स होते हैं। तो ये था आपका असेमिलेशन और अकोमोडेशन का टॉपिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 4 स्टेजेस जो कि पियाजे ने दी हुई है। यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी है, तो ये आपने याद रखना है। जो पियाजे की स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस हैं। पहली है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारे बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी 7 से 11 साल चलती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी 12 से अडल्टहुड तक चलती है। और ये एक चार्ट है जिसमें कि आपको सारी स्टेजेस, सब स्टेजेस के बारे में बताया गया है। जिसको डिटेल में देखना होगा वो इससे देख लेना, और मैं इसको बैच में भी शेयर कर लूँगा, आप वहाँ पे इजीली नोट्स फिर बना सकते हो। तो अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे कि आखिर इन स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई है, उससे बाहर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन स्टेजेस के अंडर जो जो पॉइंट्स हैं यही क्वेश्चन्स आएंगे, इसलिए आप इन्हीं को नोट डाउन करना। तो सबसे पहले बात करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये कब से लेकर कब तक चलते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहला बनता है आपका। तो ये आपके बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। यहाँ पे बच्चा क्या है, बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं उनके थ्रू सीखता है। सबसे पहले देखो पॉइंट यहाँ दिया है, सेंसेस आर टीचर। जो हमारी सेंसेस है, जो 5 इंद्रियाँ हैं, वो एक टीचर का कार्य करती है, वो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। नंबर 2 ऑब्जेक्ट परमानेंस। 9 से लेकर 11 मंथ का जो बच्चा होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है बच्चे में, तो ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। और कब से लेकर कौन से महीने तक होता है, तो ये 9 से लेकर 11 महीने के अंदर आ ही जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो इमिटेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो इमिटेशंस के बारे में, इमिटेशन से सीखता है। जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है उससे सीखता है इस सेंसरी मोटर स्टेज में। तो नेक्स्ट बात करें, जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज भी कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज की आखिर कितनी सब स्टेजेस हैं, तो इसकी हमारे पास 6 सब स्टेजेस है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास। और जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज और इन्फेंसी स्टेज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर पियाजे ने सबसे पहले कौन सी स्टेज दी है, तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटी विदाउट द यूज़ ऑफ सिंबल। मैंने आपको कहा है जो आपकी 5 इंद्रियाँ है, बच्चा सिर्फ उन्हीं से सीखता है, बाकी और सिंबल वगैरह का यूज़ नहीं करता है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये हमारी गोल डायरेक्टेड स्टेज होती है। नेक्स्ट बात करें सेकंड स्टेज जो मार्क होती हुई है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये बच्चे में 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चा है ना, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले मेथड। जो बच्चा है वो इमिटेशन मेथड्स और प्ले मेथड से चीज़ों को सीखता है, समझता है। नेक्स्ट बात करें तो ईगो सेंट्रिक। जो बच्चा है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वो जो चीज़ कह रहा है वो ही सही है, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही है इस स्टेज, ये वाली स्टेज में। और नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन टेक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेज में जो बच्चा है ना, उसके लिए जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो उसके लिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब उसके पास कोई छोटा टैडी होगा तो उसको इस तरीके से बिहेव करेगा वो कि मानो कि वो भी एक
जीव है और उसके लिए मतलब उसके इमोशंस हो गए, अगर उसको हम नीचे गिरा लें तो वो उसको उठाएगा और ऐसे सोचेगा कि ये रोएगा, जिस तरीके का बच्चा अपने को सोचता है। तो इस स्टेज में जो बच्चा है उसके लिए जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब चीज़ सेम होती है उसके लिए। नेक्स्ट जो बात करें तो थिंकिंग इज़ इलॉजिकल। इस स्टेज में जो उसकी थिंकिंग होती है उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, वो बच्चा बस इमेजिनेशन कर रहा होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न्स लैंग्वेज इजीली। इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना वो भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। आप उस बच्चे को जितनी मर्जी भाषाएं सिखा लो, इस स्टेज में बच्चा इजीली सीख सकता है। अगर इससे बाद आप कोई लैंग्वेज सिखाओगे तो डिफ़िकल्टीज आएगी, इस स्टेज में वो इजीली लैंग्वेज डेवलप कर सकता है और साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चा सेल्फिश भी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज हमारे 7 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है और इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज को हमारे एडल्सन स्टेज भी कहा जाता है, किशोरी अवस्था, जो कि सबसे मोस्ट ऐसा टाइम होता है एक बच्चे की लाइफ में, थोड़ा हार्ड पीरियड बोले कि जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है कि आखिर बच्चे की लाइफ में ऐसा कौन सा पीरियड होता है जो बहुत ही कठिन पीरियड होता है, तो ये हमारा एडल्सन एज होती है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सिंबल। इस स्टेज में थोड़ा जो बच्चा है वो लॉजिक लगाना सीख लेता है, सिस्टमेटिक सिंबल्स का भी यूज़ कर लेता है, वो रिलेशनशिप्स के बारे में समझ आता है और जो कैलकुलेशन पार्ट है उनके बारे में समझता है। इस तरीके की थोड़ी बहुत उसमें लॉजिक्स आ जाते हैं और इट डेवलप मेंटल एक्शन, और उसकी जो मेंटल एक्शन है वो भी डेवलप हो जाती है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती हैं। और चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग देयर कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, जो उसकी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व कर सकता है, मतलब जो यहाँ पे थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, उनके बारे में सोचता है। और थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक, जो थिंकिंग है वो यहाँ पे भी सिस्टमेटिक नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें अभी सॉल्व नहीं होती है। और जो सबसे मोस्ट कठिन पीरियड होता है बच्चों का वो यही वाला स्टेज है, एडल्सन एज, किशोरी अवस्था। तो लास्ट फोर्थ स्टेज है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारे 12 से लेकर अडल्टहुड तक चलती है। इसमें क्या पॉइंट्स है, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल यूज़ ऑफ सिंबल से डेमोस्ट्रेटेड होती है, जो बच्चा है वो लॉजिक का यूज़ करना सीख जाता है और अच्छे से सब चीज़ों को समझता है। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी समझ आ जाता है। इससे पहले तो सिर्फ कॉन्क्रीट के बारे में समझता था, बट इस स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझता है और यहाँ पे बच्चा फिर से एक ईगोसेंट्रिक हो जाता है, जो चीज़ वो कह रहा है वही चीज़ सही है, तो बच्चे में थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इस आइडियाज़, जो उसके आइडियाज़ है उसको किस तरीके से कैटेगराइज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सब कुछ समझ आता है, मतलब इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में समझ आता है किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपना लॉजिक्स का यूज़ करता है एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चा कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो हमारी फोर्थ स्टेज है, जो कि हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो पियाजे की थ्योरी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वाइगॉस्की की थ्योरी, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर वाइगॉस्की ने किसके ऊपर कार्य किया था। वाइगॉस्की की थ्योरी हमारी सोशल कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे यहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइगॉस्की की थ्योरी आखिर किसके ऊपर बेस्ड है। तो जो वाइगॉस्की की थ्योरी है वो हमारी सोशियो कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो वाइगॉस्की का मानना था जो बच्चा है वो जो इंटेलिजेंस है, जो उसका नॉलेज है, वो अपना सोसाइटी से गेन करता है, ये हमारे वाइगॉस्की का मानना था। और ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने कि जो कि रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे और फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। इनका मानना था कि जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट होगा तो उसकी जो नॉलेज है वो डेवलप होगी और वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पे एक बात कही थी कि स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। इनका मानना था संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे को सोशली इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तभी उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो सकता है। तो वाइगॉस्की ने हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे, नंबर 1 सोशल इंटरेक्शन, नंबर 2 लैंग्वेज और नंबर 3 कल्चर। तो यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइगॉस्की ने कितने एस्पेक्ट्स दिए थे। तो वाइगॉस्की ने हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स दिए थे। कौन कौन थे? सोशल इंटरेक्शन,
लैंग्वेज और कल्चर। वाइगॉस्की का मानना था ये तीन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो इन तीन की वजह से होगा। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट होगा, एक दूसरे से समझेगा, उनसे बात करेगा और उसकी भाषा लैंग्वेज होगी वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो बच्चे का कल्चर है, उसके रिचुअल्स है, उसके रीति रिवाज है, वो भी बच्चे को हेल्प करेंगे उसके संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि वाइगॉस्की ने दी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइगॉस्की ने कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। तो ये तीन है हमारे पास। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्क्रैप फोल्डिंग। तो जो हमारे पास यहाँ पे ZPD है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि आपको किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और जो पर्सन होगा वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। मतलब कि आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जो टीचर है वो मोर नॉलेजेबल अदर है जो कि आपको टैट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। और जो हेल्प कर रहा है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग की तरह है, मतलब कि एक थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट है आपके लिए। क्योंकि देखो अभी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ दिन तक, मतलब 35 डेज़ तक आपको वीडियोस मिलेगी और नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको खुद से प्रिपरेशन करनी होगी। जो 35 डेज़ तक आपको हेल्प मिल रही है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग है। उसके बाद जो आप कार्य करोगे वो आप अपने दम पे करोगे टेट की प्रिपरेशन के लिए। तो वाइगॉस्की की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको अभी तक बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एरिक्सन की थ्योरी। यहाँ से भी आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ आपके पास एरिक्सन की थ्योरी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एरिक्सन ने हमारे किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जो एरिक्सन ने थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो आखिर किसने दी है। तो ये थ्योरी हमारे को किसने दी है, एरिक्सन ने। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरिक्सन ने हमारे को कौन सी थ्योरी दी है। तो एरिक्सन ने हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज़्यादा डिटेल और बकवास नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है और स्टेजेस क्या है। तो जो स्टेजेस है एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दिया यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एरिक्सन ने हमारे पास 8 स्टेजेस दिए। बस इतने 3 क्वेश्चन है जो आपसे पास पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट और लास्ट जो थ्योरी हमारे से पूछी जाती है वो है हमारे पास कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ से भी सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आखिर कोलबर्ग ने किसके ऊपर कार्य किया था। तो कोलबर्ग ने हमारी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। तो वो हमारी कोलबर्ग ने दी थी। और जो कोलबर्ग थे वो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। तो बेसिकली मोरालिटी होता है राइट एंड रॉन्ग, बोथ आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। जहाँ पे आप ये सीखते हैं कि आखिर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ये आपकी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपसे किस मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है और मोरालिटी क्या आती है, मोरालिटी किसके ऊपर बेस्ड है। तो मोरालिटी राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं और 6 स्टेजेस है। ईच लेवल में 2-2 स्टेजेस हमारे पास दी हुई है। तो जो 3 लेवल्स है वो है हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा 10 साल से पहले का पीरियड है, मतलब प्राइमरी चिल्ड्रंस, ये वाला स्टेजेस होती है हमारी। नेक्स्ट बात करें तो टीनेज एडल्सन जो एज है हमारी ये 18 साल से पहले वाली स्टेज है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा पोस्ट एडल्सन एज, मतलब 18 साल के बाद का लेवल है। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स है। तो क्वेश्चन भी आपके पास हर साल यही पूछा जाता है कि आखिर जो कोलबर्ग है उसने कितने लेवल्स दिए। तो हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं। और अगर पूछा जाए कि स्टेजेस कितनी है तो वो हमारे पास 6 स्टेजेस दी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आखिर इन लेवल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस है। नेक्स्ट बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस है, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंजिंग। तो जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि जब बच्चे में पनिशमेंट का डर रहता है या वो किसी कार्य को करता है तो वो कौन से स्टेज है, वो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। और जो दूसरी स्टेज है वहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग, रिवॉर्ड्स के बारे में, टिट फॉर टैट, सेल्फ के बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, ईगोसेंट्रिक बोल सकते हो आप बच्चे को यहाँ पे। अगर तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तेरे साथ गलत करूँगा, ये वाली भावना बच्चे में आती है।
नेक्स्ट जो सेकंड लेवल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, वो है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज है हमारे पास गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारे पास लीगल ओरिएंटेशन एंड लॉस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बच्चे में होता है वो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जो बच्चा है इस स्टेज में ये सुनना चाहता है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छी लड़की हो, ये वाली स्टेज में ये होता है। और लॉस वगैरह के बारे में समझता है, उनके लॉ और ऑर्डर क्या है उनके बारे में समझता है, उनसे डरता है, उससे सब कुछ समझ आ जाता है इस स्टेज में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे कि बच्चे को चाहता है कि उसके बारे में उसकी प्रशंसा करे, उसे रीइंफोर्समेंट मिले, तो ये हमारे पास कन्वेंशन लेवल के अंडर आता है। और अगर इस ये चीज़ पूछा जाए कि बच्चा लॉस वगैरह के बारे में समझता है, उनके बारे में जानकारी रखे, तो ये कौन से लेवल में, ये भी हमारा कन्वेंशनल लेवल में। क्योंकि आपका कई बार पूछा ही जाता है कि जो बच्चा है उसको लॉ वगैरह के बारे में पता है, तो वो कौन से लेवल में आएगा, तो वो हमारा कन्वेंशनल लेवल के अंडर आता है। तो लास्ट जो हमारे पास लेवल था वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाता है और सब चीज़ों को अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन होता है और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इस स्टेज में क्या है, बच्चा सोशली समाज में जुड़ने लग जाता है और वो चाहता है कि उसे भी रिस्पेक्ट मिले और लोगों को भी रिस्पेक्ट देने लग जाता है। वो ये चाहता है कि उसको अचीवमेंट्स मिले, उसके जो गोल है वो अचीव करे और सोसाइटी में उसका नाम हो। इस तरीके की जो भावना है वो बच्चे के अंदर आती है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो ये समझ आता है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो सबके लिए बेस्ड है, वो सबके लिए एक ही है। क्योंकि जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल की बात करें वो एक चीज़ ही है। क्योंकि जब यहाँ पे दिन रात होगा तो पूरे यूनिवर्सल में दिन रात होगा। ऐसे नहीं होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं रात ही रात रहेगी पूरे टाइम और कहीं दिन ही दिन रहेगा ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता। तो उसका यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उन सब के बारे में भी जान जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जब बच्चा समाज में जुड़ जाता है, समाज में उनके कार्य में जुड़ने लग जाता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में जानने जाता है, तो वो कौन सा लेवल, तो वो हमारा लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कोलबर्ग की थ्योरी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सबसे पहला ये है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो किसने दिया है और कितने स्टेजेस है और कितने लेवल्स है और हर एक स्टेज में कितने कितने लेवल्स है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। और थोड़ा बहुत जो मैंने डिटेल में बताया है इन लेवल्स के बारे में, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये कुछ मेन थ्योरीज थी आपके पास साइकोलॉजी की, जिसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप कमीशन दे दो, चाहे आप टैट दे दो, जहाँ भी साइकोलॉजी पूछी जाती है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बहुत बार रिपीटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। व्हेन टू ऑपोजिट मोटिवेशंस अराइज एट द सेम टाइम एंड व्हेन देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। जब दो ऑपोजिट मोटिवेशन एक ही टाइम पे उपलब्ध हो और हम उसको सेटिस्फाई करना चाहे सेम ही टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे। ए है हमारे पास दिया हुआ फ्रस्ट्रेशन, और बी है हमारे पास दिया कॉन्फ्लिक्ट, सी है हमारे पास दिया हुआ मोटिवेशन, और डी है हमारे पास स्ट्रेस। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ्लिक्ट। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा पर्सनैलिटी से आया हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर में 4th यूनिट है जो पर्सनैलिटी वाली है, जहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ज़्यादातर मोटिव से ही होता है कि हमारे को ये पता चले आखिर किस तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे पास रिपीटेड है। तो पर्सनैलिटी वाले एक ऐसा टॉपिक है जो रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना। तो जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, कौन सा हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। तो ए हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे रोशा टेस्ट, और बी है हमारे पास दिया हुआ 16 PF क्वेश्चनेयर, और सी है हमारे पास दिया हुआ टैट, और डी है हमारे पास दिया हुआ बिनेस साइमन स्केल। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, बिनेस साइमन स्केल। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे से पूछा गया था। यहाँ हमसे पूछा गया था हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत बार पूछे गए कि आखिर किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या किसके प्रतिपादन कौन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ये हमारे को एरिक्सन ने दी थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं।
व्हेन वॉज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1916 में। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1916। और यहीं से आपके पास एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि आखिर कहाँ पे स्थापित हुई थी सबसे पहले? तो ये हमारी कोलकाता में स्थापित हुई थी। जो हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो भी इंडिया की बात हो रही है, ये याद रखना आपको। इंडिया की बात हो रही तो 1916 में हुई थी और हुई थी हमारी कोलकाता में। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19th। ये हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसकी पर्सनैलिटी वाला था हमारा, इसमें एक चाइल्ड सेंटर्ड वाला है, क्योंकि टॉपिक जो होते हैं ना उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी मीडियम में हमारे पास, वो पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? आखिर जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो किस थिंकर के द्वारा एडवोकेटेड की गई थी? तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था इंग्लिश मीडियम में वो था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी वो हमारी दी गई थी जॉन डिवे ने। जो जॉन डिवे थे वो उसके समर्थन थे, उनके द्वारा एडवोकेटेड की गई थी। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछा गया था हमारे पास? तो ये हमारे एक पियाजे की थ्योरी, आपको पता है एक जो पियाजे है वो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बहुत ही बड़ा मतलब थ्योरी दी थी हमारे पास, किसके ऊपर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो पियाजे की थ्योरी ही हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है हमारा। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया यहाँ पे वो पूछा गया कि पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग? आखिर पियाजे की कौन सी अवस्था मूर्त और तर्क चिंतन से संबंधित है? ए है हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज नहीं है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा क्या है अपने सेंसेस के थ्रू समझता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे 5 सेंसेस है जो कि मेनली है, वैसे 6 है, पर जो 5 से मेन सेंसेस है उसके थ्रू जो बच्चा है सबसे पहले चीज़ों को समझता है। और लॉजिक वगैरह तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये वाली अवस्था ही हमारी बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। नेक्स्ट बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में भी जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि इस स्टेज में सिर्फ बच्चा क्या है लैंग्वेज को डेवलप करता है और ईगोसेंट्रिक हो जाता है थोड़ा इस स्टेज में बच्चा। और जो इसकी स्टेज है ये चलती है हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। सी है हमारे पास दिया हुआ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पे बच्चा हमारा एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी बहुत उसकी स्टार्ट हो जाती है। और डी है हमारे पास दिया हुआ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या है बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, हाइपोथेसिस के बारे में समझता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है। जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, यहाँ पे जो बच्चा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में समझता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे आईक्यू टेस्ट के बारे में पूछेंगे। आईक्यू टेस्ट के रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है, कई बार आपको आईक्यू निकालने को बोला जाता है, या कुछ भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाता है फार्मूला के रिगार्डिंग आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे से पूछा ही गया था क्वेश्चन नंबर 21 में, अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन आईक्यू टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर। क्या एक बच्चा है जिसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष है। बच्चे की जो आयु है वो हमारे को दे रखी है 16 वर्ष, और जिसकी बुद्धि लब्धि बोले आईक्यू है वो है हमारे पास 75। और निकालने को क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे मेंटल एज निकालने को बोली है। तो इसको हम एक फार्मूले के थ्रू समझेंगे। तो आइए वीडियो में समझते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो है आईक्यू टेस्ट निकालने का। जो आईक्यू टेस्ट कैसे निकलता है? आईक्यू टेस्ट निकलता है हमारा आईक्यू इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA क्या है हमारा मेंटल एज और CA हमारा क्रॉनिकल एज। अब देखो जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया निकालने को, वो पूछा गया है हमारे पास मेंटल एज। बच्चे की क्या निकालनी है हमारे को? मेंटल एज कितनी है। तो IQ हमारे पास दे रखा है 75। कई बार आपको IQ निकालने को बोलते तो MA दे रखा होता है, तो मेंटल एज दे रखी होती है, पर यहाँ पे हमारे को मेंटल एज निकालनी है। तो हमारे IQ दे रखा है कितना? 75 इक्वल टू
एम में बोले तो मेंटल एज हमारे को निकालनी है, तो ये हम एम में लिखेंगे अपॉन 16 जो क्रोनिकल एज थी वो हमारे को दे रखी थी 16 बच्चे की जो क्रोनिकल एज है इंटू 100। अब हम एम में को अरे ला लेंगे और 75 इंटू 16 अपॉन 100 हो जाएगा। जब हम 75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनता है 1200 अपॉन 100। तो डिवाइड करने पे 0 से 0 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बच के नॉर्मली 12। तो जो हमारे पास आंसर आया है वो है 12। इसका मतलब जो एक बच्चे की मेंटल एज है यहाँ पे वो हमारे पास 12 वर्ष है और जो उसकी क्रोनिकल एज है वो है उसकी 16 वर्ष। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नंबर सी 12 ईयर। तो बच्चे की मेंटल एज है हमारे पास 12 ईयर्स। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा सीसीई से आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास सीसीई। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आखिर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है हमारे पास जो नीचे दिए हुए फॉलोइंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दिया हुआ ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट से आती है। बी है हमारे पास दिया हुआ ओनली सुमेटिव असेसमेंट, क्या सिर्फ सुमेटिव असेसमेंट से आती है। सी है हमारे पास नाइदर फॉर्मेटिव असेसमेंट नॉर सुमेटिव असेसमेंट, ना ही फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है ना ही सुमेटिव असेसमेंट आती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव और सुमेटिव असेसमेंट ना हो ये बिल्कुल भी नहीं है। और डी है हमारे पास दिया हुआ बोथ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर दोनों चीज़ें आती है, वो चाहे हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हो चाहे सुमेटिव असेसमेंट्स हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं आखिर उनके किस प्रकार के गुण होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास HP टेट में बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास सेकेंड ईयर में है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में वहाँ पे बात हुई हुई है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आखिर वो किस प्रकार के होते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ यूज़ मोर कॉमन सेंसेस, जो उनकी सामान्य बुद्धि का वो अधिक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड हो गए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो है सामान्य बुद्धि का यूज़ करते हैं। बी ए हमारे पास बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हाँ जी, वो विषय वस्तु को भी समझने की क्षमता रखते हैं, वो अच्छे से किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक बात है। सी हमारे पास दिया हुआ है हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसके बारे में भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी हाई लेवल की होती है, ये भी सही बात है। और डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। ये जितने भी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब गिफ्टेड स्टूडेंट की एक विशेषताएं है, उनके गुण है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 की, जो हमारे से पूछा गया है यहाँ पे, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिकरण से आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए है कंप्यूटर, बी है आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज, सी है हेरिडिटी और डी है फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी फैमिली। जो फैमिली है वो हमारी प्राइमरी एजेंसी है हमारे सोशलाइजेशन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे से पूछा गया है, अ टीचर मेक यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक अध्यापिका है जो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ टास्क का यूज़ करती है अपने लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, जिससे कि बच्चे आसानी से सब चीज़ को सीख सकें। तो वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई है, किसके द्वारा वो प्रभावित हुई हुई है। ए है हमारे पास दिया हुआ गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बी है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और सी है हमारे पास दिया हुआ वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी, और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के द्वारा ही वो प्रभावित हुई, जिसके कारण वो बच्चों को अलग अलग तरह से बच्चों को पढ़ा रही है, जो उनका पढ़ने का स्टाइल है वो अलग अलग तरीके का है, मेथड्स का यूज़ कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारे से पूछा गया है, ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजे थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड।
तो जो हमारे जीन पियाजे थे ना, उन्होंने क्या बालक का विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? आखिर उन्होंने किसके ऊपर जो हमारे को थ्योरी दी थी, ये बात मैंने इससे पहले भी आपको कही थी। ए है सोशल डेवलपमेंट, बी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सी है हमारे पास दी हुई बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पियाजे ने जो कार्य किया था वो इंसान के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर किया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे से पूछा गया है, वो है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ भी एक ऐसा टॉपिक है आपके पास जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके पास आपके पास। डेवलपमेंट किस प्रकार का एक प्रोसेस है? लिमिटेड नहीं है। और बी था हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और सी है हमारे पास पॉजिटिव, और डी है जनरल। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि जो रुक जाएगी। जो ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद आपकी रुक सकती है। बच्चे की जो हाइट होगी, देखो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंडर आती है जो हाइट वगैरह होती है, तो थोड़े समय के बाद रुक जाती है। पर जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो निरंतर प्रक्रिया, वो चलते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारे से पूछा गया था। टू राइट डाउन द बिहेवियर दैट हैपन ऑन द स्पॉट इज दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। मौके पर ही कोई घटना को हम किसी व्यवहार को उसी क्रम पे लिख रहे हैं तो उसको क्या कहलाएगा? ए है हमारे पास दिया हुआ रिफ्लेक्टिव जनरल्स, बी है हमारे पास दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, सी है हमारे पास नरेटिव्स, और डी है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नरेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे से पूछे गए यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। आखिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस चीज़ की टेस्टिंग होती है? क्या रिजल्ट? ए हमारे पास दिया हुआ रिजल्ट, क्या रिजल्ट की टेस्टिंग होती है? बी है हमारे पास दिया हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है? सी है एनालिसिस, क्या एनालिसिस की टेस्टिंग होती है? डी है हमारे पास सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट की टेस्टिंग होती है? तो जो एक्सपेरिमेंट जो मेथड है, जब हमारी उसमें टेस्टिंग होती है तो हमारी हाइपोथेसिस की होती है, परिकल्पनाओं की होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हाइपोथेसिस। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे से यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है वो है हमारे पास द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ। आखिर ये किसके मुख्य पहलू है? लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन। ए हमारे पास दिया हुआ है फिलॉसफी, बी है हमारे पास साइकोलॉजी, सी है हमारे पास मैथमेटिक्स, और डी है हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन साइकोलॉजी के एस्पेक्ट थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।